हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दिस इज पवित्र आहूजा। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे। सर, हमने अभी तक एलओडीआर स्टार्ट किया था एंड पिछली क्लास में हमने एलओडीआर के 7th रेगुलेशन पढ़े थे, 7 रेगुलेशन पढ़े थे हमने सभी एलओडीआर के। एंड वो एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं उन 7 रेगुलेशंस की। ठीक है जी। पहली रेगुलेशन में हमने क्या पढ़ा था? टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट के बारे में पढ़ा था। रेगुलेशन 2 में हमने क्या पढ़ा था? कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ी थी, जैसे कि बोर्ड क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या है, एंड फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर क्या है, विलफुल डिफॉल्टर कौन होता है। इसके बारे में पढ़ा था। रेगुलेशन 3 में हमने रोड मैप ऑफ सेबी एलओडीआर देखा था। ठीक है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेबी एलओडीआर था, देखा था कैसे सेबी एलओडीआर एप्लीकेबल होता है लिस्टेड कंपनीज में। रेगुलेशन 4 में हमने प्रिंसिपल फॉर डिस्क्लोजर एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड पढ़ा था। रेगुलेशन 5 में हमने कि एवरी लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर, केएमपी एंड कंप्लायंस ऑफिसर को कंप्लाई करना पड़ता है सेबी एलओडीआर। रेगुलेशन 6 में हमने कंप्लायंस ऑफिसर के बारे में पढ़ा था। रेगुलेशन 7 में हमने शेयर ट्रांसफर एजेंट के बारे में पढ़ा था। एंड सर, अब हम आगे पढ़ेंगे रेगुलेशन नंबर 8 से। लेट्स स्टार्ट रेगुलेशन नंबर 8। आइए सर। रेगुलेशन 8। रेगुलेशन 8 जो है वो नॉट रेलिवेंट फॉर द एग्जाम है। नॉट रेलिवेंट। रेगुलेशन 8 का हेडिंग क्या है सर? रेगुलेशन नंबर 8 का हेडिंग है कोऑपरेशन विद सेबी इंटरमीडिएटरीज। इंटरमीडिएट। ठीक है जी। इस रेगुलेशन में क्या है कि हर लिस्टेड कंपनी के, एवरी लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर, केएमपी एंड कंप्लायंस ऑफिसर को कंप्लाई करना पड़ता है। ठीक है जी। को कोऑपरेट करना पड़ता है, सॉरी, को कोऑपरेट करना पड़ता है विद सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएटरीज के साथ। ठीक है जी। तो इस रेगुलेशन में क्या है कि हर लिस्टेड एंटिटी के डायरेक्टर, केएमपी, कंप्लायंस ऑफिसर एक्सेट्रा को कोऑपरेट करना पड़ता है सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएटरीज के साथ। सर, यही है रेगुलेशन। नॉट रेलिवेंट फॉर द एग्जाम, प्लीज कॉपी इट। फटाफट कॉपी करिए। सर, जिसने नहीं करी वो वीडियो पॉज करके प्लीज कॉपी कर लेना। अब आ रही है रेगुलेशन नंबर 9। सर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है, मोस्ट रेलिवेंट फॉर द एग्जाम। हेडिंग क्या है सर? हेडिंग है मेरे यारों, प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सर, ये किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है मेरे यारों कि एवरी लिस्टेड एंटिटी, हर लिस्टेड एंटिटी को, हर लिस्टेड कंपनी को एक पॉलिसी बनानी होती है जो कि अप्रूव्ड एंड साइंड बाय बोर्ड, जो कि अप्रूव भी होती है, साइंड भी होती है बाय बोर्ड। पॉलिसी किस चीज के बारे में होती है? पॉलिसी होती है फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। अब सर आते हैं डॉक्यूमेंट क्या होते हैं एंड कितने टाइप के होते हैं। डॉक्यूमेंट मेरे यारों होते हैं 2 टाइप के।
कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो कि कंपनी को प्रिजर्व करने पड़ते हैं फॉर लाइफ टाइम। फॉर, ऐसे लिख लीजिए, प्रिजर्व फॉर लाइफ टाइम। एंड कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो कि प्रिजर्व करने पड़ते हैं फॉर 8 ईयर्स, फॉर मिनिमम 8 ईयर्स। प्रिजर्व फॉर मिनिमम 8 ईयर्स। ठीक है जी। अब पहले बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट के बारे में जो कि प्रिजर्व करने पड़ते हैं फॉर लाइफ टाइम। सर एग्जांपल्स तो बताओ। एग्जांपल्स मेरे यार हैं जैसे कि मिनट्स, मिनट्स, ठीक है। और एग्जांपल बताओ सर, जैसे कि रजिस्टर ऑफ मेंबर, MOA, EOA, ठीक है जी। और एग्जांपल हो गए, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है जी। और भी काफी सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है जी। प्रिजर्व फॉर मिनिमम 8 ईयर्स में आते हैं जैसे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या क्या, बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक्सेट्रा, ठीक है जी। और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो ये कंपनी को प्रिजर्व करने पड़ते हैं फॉर लाइफ टाइम एंड ये कंपनी को प्रिजर्व करने पड़ते हैं फॉर मिनिमम 8 ईयर्स, ठीक है मेरे यारों, प्लीज नोट इट। बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड फटाफट इसे नोट करिए। अब जिसने नोट नहीं करा मेरे यारों, प्लीज वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आते हैं रेगुलेशन नंबर 10। ये फिर से नॉट रेलिवेंट फॉर द एग्जाम है, ठीक है जी। इसकी हेडिंग क्या है, फाइलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। इसमें क्या है कि एवरी लिस्टेड एंटिटी, एवरी लिस्टेड कंपनी जो भी इंफॉर्मेशन या डिस्क्लोजर जो भी देगी स्टॉक एक्सचेंज को, वो ऑनलाइन मोड में देगी, ठीक है जी। बस इतनी सी ही ये रेगुलेशन है एंड फटाफट नोट करिए। नॉट मच रेलिवेंट फॉर द एग्जाम, ये पूछी नहीं जाती लेकिन नोट करिए प्लीज। आई होप आप सभी ने ये नोट कर लिया होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आती है रेगुलेशन नंबर 11।
इसमें क्या है सर, इसमें बात करी है अगर कंपनी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट सेक्शन 230, ठीक है, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 या मर्जर अमेलगमेशन करती है, करना चाहती है, ठीक है, सेक्शन 232 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है जी। ये बात करती है इन दोनों के बारे में। अगर कंपनी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट या मर्जर अमेलगमेशन एज द केस में भी कुछ भी करना चाहती है तो कंपनी को प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ती है स्टॉक एक्सचेंज से, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि इस रेगुलेशन में लिखा गया, आपको पूरी रेगुलेशन एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं मैं। जैसे कि कंपनी करना चाहती है मर्जर अमेलगमेशन सेक्शन 232 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। कंपनी सबमिट करेगी स्कीम स्टॉक एक्सचेंज के साथ। लेट्स से कंपनी ने सबमिट करी स्कीम स्टॉक एक्सचेंज के साथ 1 अप्रैल, ठीक है जी। अब कंपनी जिस दिन स्कीम ये सबमिट करेगी ना स्टॉक एक्सचेंज के साथ, इसी दिन कंपनी को अपनी वेबसाइट पे, ठीक है, कंपनी को अपनी वेबसाइट पे ये होस्ट करनी पड़ेगी स्कीम, ठीक है, होस्ट सच स्कीम, ठीक है, फॉर मिनिमम 21 डेज, ठीक है जी, फॉर सीकिंग पब्लिक कमेंट, फॉर सीकिंग पब्लिक कमेंट कमेंट्स, ठीक है जी। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि कंपनी को अगर मर्जर अमेलगमेशन कुछ भी करना है या कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करना है तो कंपनी को सबमिट करनी पड़ती है स्कीम। पहले तो कंपनी सबमिट करेगी स्कीम, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज से, तो कंपनी करेगी स्कीम सबमिट करेगी स्टॉक एक्सचेंज को। जिस दिन कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को स्कीम सबमिट करेगी उसी दिन कंपनी अपनी वेबसाइट पर स्कीम होस्ट करेगी, ठीक है, फॉर मिनिमम 21 डेज फॉर सीकिंग पब्लिक कमेंट्स, ठीक है। इतना समझ आ गया जी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 21 डेज, ठीक है, जैसे ही 21 डेज खत्म हो जाएंगे, 21 डेज एक्सपायरी, ठीक है, विद इन 7 डेज, उसके 7 दिन के अंदर, जब भी 21 डेज खत्म हो गए उसके अगले 7 दिनों में, ठीक है, कंपनी को सबमिट करनी है जो भी उसको पब्लिक कमेंट रिसीव हुए हैं 21 डेज में, ठीक है जी, वो सबमिट करने हैं स्टॉक एक्सचेंज के साथ विद इन 7 डेज, विद इन नेक्स्ट 7 डेज, ठीक है जी। अब आता है स्टॉक एक्सचेंज का काम, ठीक है, ये कंपनी की तरफ से हो गया। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगी, स्टॉक एक्सचेंज जो होगी विद इन 30 डेज, ठीक है, फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ स्कीम, ठीक है, डेट्स यहाँ मेंशन करता हूँ, सॉरी आपको डेट्स मेंशन कर देता हूँ, आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने लिया था 1 अप्रैल को स्कीम सबमिट हुई, ठीक है, कंपनी अपनी वेबसाइट पे 1 अप्रैल को होस्ट करेगी फॉर मिनिमम 21 डेज, यानी 21 अप्रैल तक करेगी। विद इन एक्सपायरी ऑफ 21 डेज, ठीक है, कंपनी हैज टू सबमिट पब्लिक कमेंट जो भी रिसीव है स्टॉक एक्सचेंज को, ये कब सबमिट करेगी, 28, कब तक सबमिट करना है, 28 अप्रैल तक, ठीक है जी, 28 अप्रैल तक कंपनी को सबमिट करने हैं जो भी पब्लिक कमेंट्स रिसीव हुए स्टॉक एक्सचेंज को। अब स्टॉक एक्सचेंज विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ इट्स स्कीम, सर स्टॉक एक्सचेंज को कब रिसीव हुई थी स्कीम, 1 अप्रैल, ठीक है जी। ये स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगी, अपने ओपिनियन देगी, ठीक है, अपने ओपिनियंस देगी, इसको सेबी के साथ रजिस्टर करेगी, सेबी को देगी, सेबी को बताएगी, ठीक है, अपने ओपिनियन जो भी उसके बाद उसको लगता है, जैसे भी लगता है, ठीक है, वो बताएगी सेबी को विद इन 30 डेज,
कब से? जब से उसको स्कीम रिसीव होगी उसके विद इन 30 डेज के तक सेबी को अपने ओपिनियन देने हैं, किसको? स्टॉक एक्सचेंज को। ठीक है जी। अब जो सेबी होगा वो विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज ओपिनियन, जब भी फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ ओपिनियन फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, वो अपने कमेंट्स देगा स्टॉक एक्सचेंज को। ठीक है जी, कमेंट्स देगा स्टॉक एक्सचेंज को रिलेटेड टू सच स्कीम। ठीक है, ये समझ आ गया जी? कितने दिनों में सेबी करेगा? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच ओपिनियन। ठीक है, जब भी उसको जो भी स्टॉक एक्सचेंज के ओपिनियन रिसीव होंगे उसके विद इन 30 डेज अपने कमेंट्स देगा उस स्कीम के ऊपर स्टॉक एक्सचेंज को। ठीक है जी। अब स्टॉक एक्सचेंज विद इन 7 डेज, ये प्रोसेस है पूरा, विद इन 7 डेज, ठीक है, फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ सच कमेंट फ्रॉम सेबी, उसके बेसिस पे वो एनओसी इशू कर देगा, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू कर देगा लिस्टेड कंपनी को। एंड देन लिस्टेड कंपनी वो कर सकती है, लिस्टेड कंपनी कैन गो, ठीक है, फॉर सच स्कीम। ठीक है, ये है अप्रूवल का पूरा प्रोसेस। यहाँ पर कहाँ से आता है? एक मिनट, बहुत नीचे हो गया ये। लिस्टेड कंपनी कैन गो फॉर सच स्कीम। ठीक है जी, ये पूरा प्रोसेस, प्लीज इसे नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेगुलेशन, सो प्लीज नोट इट। आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा एंड आज के लिए इतना ही। टिल देन अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए एंड देखते रहिए लाइव ICSI लाइव अपडेट पेज, एंड बाकी के रेगुलेशन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो सी यू सून, टाटा, बाय बाय।